ओके, तो आज हम देखने वाले हैं बफर ओवरफ्लो के बारे में थोड़ा सा। तो सबसे पहले देखते हैं स्टैक बेस्ड बफर ओवरफ्लो, जो कि बफर ओवरफ्लो का ही एक टाइप है। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज बफर्स। अब बफर इज ए टेम्पररी स्टोरेज एरिया इन कंप्यूटर मेमोरी यूज टू होल्ड डेटा व्हाइल इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बफर हैज कॉमनली यूज्ड टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सिंपल समझते हैं, लाइक जब हम कोई प्रोग्राम रन कर रहे हो, तो लाइक हमने एक फंक्शन रन किया, देन उसके बाद वो फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, वो फंक्शन तीसरे फंक्शन को करता है। तो जो हमारा कंप्यूटर है उसको ध्यान कैसे रहेगा कि इस फंक्शन के बाद इस फंक्शन को रन करना है, फिर देन वापस हमको इस लोकेशन पे आना है। तो यही चीज़ है जो कि हमारे बफर डेटा बफर स्टोरेज में सेव होगा। फॉर एग्जांपल जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो डेटा को, तो जो भी हमारा कॉपी होता है वो पहले बफर स्टोरेज में होता है, देन वहाँ से पेस्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात है। अब बफर इज टेम्पररी स्टोरेज एरिया इन कंप्यूटर मेमोरी। समझ आ गया। ओके, तो व्हाट इज बफर ओवरफ्लो। तो बफर ओवरफ्लो ये हुआ कि जब वो डेटा स्टोरेज से बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं बफर ओवरफ्लो। फॉर एग्जांपल हम एक बफर स्टोरेज बनाते हैं जो कि यूज़र नेम है, जो कि 8 बाइट्स लेता है, लाइक यूज़र नेम 8 बाइट्स है। लेकिन हम इनपुट करते टाइम डेटा वहाँ पे 8 बाइट से ज़्यादा रखा डाल देते हैं, 10 बाइट्स का। तो जो 2 बाइट एक्स्ट्रा डाटा है वो दूसरे मेमोरी लोकेशन पे ओवरराइट हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे ओवरफ्लो। इसी को पूरे सिनेरियो को बोलते हैं बफर ओवरफ्लो। अब बफर ओवरफ्लो occurs when the volume of data exceeds the storage capacity of the memory buffer. As a result, the program attempts to write the data to the buffer override adjacent location. ओके, तो हमको कुछ की कैरेक्टर्स ऑफ बफर देखते हैं। लाइक बफर जो होते हैं वो फिक्स साइज के होते हैं। मीन्स हमने अगर कोई बफर वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, लाइक ये 15 बाइट्स का डेटा स्टोर करेगा, तो वो इतने बाइट्स का ही डेटा स्टोर करेगा। अगर उससे या ज़्यादा हम डालते हैं तो ओवरफ्लो हो जाएगा। एंड बफर आर द टेम्पररी स्टोरेज। बफर जो थी वो टेम्पररी स्टोरेज होती है। मीन्स अगर हम सिर्फ प्रोग्राम को रिस्टार्ट करते हैं, पॉज करते हैं या फिर सिस्टम बंद करके रिस्टार्ट करते हैं, तो वो बफर स्टोरेज में सेव डेटा वापस से डिलीट हो जाएगा। It is a critical vulnerability that lets someone access your important memory location. A hacker can insert this malicious script and gain access. ओके, तो सिंपल से यहाँ पे ये कहना चाहता है लाइक बफर ओवरफ्लो। लाइक यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हायर मेमोरी एड्रेस है एंड ये लोअर मेमोरी एड्रेस है। ये जो बफर स्पेस है यहाँ पे जो बफर डेटा स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल आप इतना ज़्यादा यहाँ पे डेटा डाल देते हैं कि इसको ओवरराइट करके दूसरे मेमोरी लोकेशन पे सेव हो जाता है। तो अगर जो एक्स्ट्रा डाटा सेव होगा दूसरे मेमोरी लोकेशन पे, जो ओवरफ्लो डेटा होगा, वहाँ पे अगर कोई हैकर चाहे कैन इंसर्ट इस मलेशियस स्क्रिप्ट। मान लीजिए उसने कुछ ऐसा सेल कोड डाल दिया एंड वो ओवरराइट हो गया किसी दूसरे मेमोरी लोकेशन पे, तो हैकर को क्या विक्टिम का रिवर्स सेव मिल सकते हैं, रिमोट एक्सेस मिल सकता है। इससे बफर ओवरफ्लो इज ए क्रिटिकल vulnerability। ओके, तो आगे देखते हैं। वैसे अभी समझ गए तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल करने के बाद जब दोबारा थोड़ी पढ़ो तो ज़्यादा समझ आएगा। ओके, तो नाउ लेट अंडरस्टैंड द स्टैक हायरार्की। स्टैक हायरार्की को समझते हैं। स्टैक हायरार्की है एक्सटेंडेड बेस पॉइंटर। जो हम बफर और इसमें एक सबसे पहले एक रजिस्टर होता है इंटेल प्रोसेसर में, जिसको बोलते हैं ESP स्टैक एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंटर। दूसरा होता है EBP एक्सटेंडेड बेस पॉइंटर एंड थर्ड है एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। और भी होते हैं बट मेन हम तीनों पे ही पढ़ेंगे क्योंकि बफर ओवरफ्लो में यूज होते हैं। ओके, सबसे पहले समझते पहले व्हाट इज ESP। इट इज अ स्टैक पॉइंटर दैट पॉइंट्स द बेस ऑफ द स्टैक। लाइक एक बफर ओवरफ्लो में एक स्टैक डेटा है। जो EBP है वो स्टैक का बेस पॉइंटर होता है। बेस पॉइंटर मतलब समझ सकते हो जहाँ से स्टार्ट होता है, बेस होता है वही। तो EBP एंड ओके, तो EBP इज अ स्टैक पॉइंटर दैट पॉइंट्स द बेस ऑफ द स्टैक। एंड सेकेंड आता है क्या, ESP इट्स अ स्टैक पॉइंटर दैट पॉइंट्स ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक। जो ESP होता है वो स्टैक के टॉप में रहता है। मीन्स जो लाइक हमने कोई 5 डेटा इंसर्ट किया किसी स्टैक में, तो जो सबसे ऊपर वाला होगा 5th नंबर का डेटा वो ESP हो जाएगा। मीन्स जो सबसे न्यूली डेटा इंसर्ट रहेगा स्टैक में, सबसे टॉप ऑफ द स्टैक जो डेटा रहेगा वो ESP होगा। एंड थर्ड आता है एंड बात करें स्टैक की, तो स्टैक समझ सकते हैं इस टाइप का एक इमेजिनरी लाइफो डेटा स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश इन कंप्यूटर
जो डेटाबेस लाइक आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे हर एक डेटा का सेव होने का एक वो रहता है, वैसे ही स्टैक इस टाइप से डेटा सेव करता है एक के ऊपर एक स्टैक टाइप में। ओके, तो थर्ड आता है EIP। EIP इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट। मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया था कि लाइक हम कोई प्रोग्राम रन कर रहे हो तो वहाँ पे लोकेशंस में सेव होगा, तो अभी ये इंस्ट्रक्शन करना है, इसके बाद ये कोड को एग्जीक्यूट करना है, तो वैसे इंस्ट्रक्शन में सब कुछ सेव होता है, तो उसको हम EIP में सेव करते हैं, EIP रजिस्टर उसको सेव करते हैं। लाइक इंस्ट्रक्शन 1 में लाइक कोई कर रहा है कि हेलो वर्ड प्रिंट करना है, तो EIP में सेव होगा इस एड्रेस पे, और जितने भी लोकेशन होती हैं एड्रेस में वो सब हेक्साडेसिमल में रहती है, हेक्साडेसिमल में। लाइक इंस्ट्रक्शन 2 जो है वो इस लोकेशन EIP लोकेशन पर रहेगी, इंस्ट्रक्शन 3 इस EIP लोकेशन पे रहेगी, इंस्ट्रक्शन 4 ES। ओके, तो हाँ, तो ये हो गया EIP। तो समझते हैं कि बफर ओवरफ्लो हम करें कैसे। यहाँ पे लिखा इमेजिन इफ वी सेंड अ बंच ऑफ कैरेक्टर इनटू बफर। ओके, तो मैं सीधा समझाता हूँ। बट व्हाट इफ कैरेक्टर स्टार्ट ओवरराइटिंग EBP एंड EIP। फॉर एग्जांपल एक बफर स्पेस है जहाँ 8 बाइट्स का डेटा है, हमने 8 बाइट्स का डेटा फुल कर दिया, उसके बाद हम और भी बाइट्स इंसर्ट करते हैं, और वो बाइट्स बफर को ओवरफ्लो करके क्या होगा, अगर वो EBP में स्टोर हो जाए एंड EIP को ओवरराइट कर दे, दूसरे मेमोरी लोकेशन कर दे। फॉर एग्जांपल EIP को ओवरराइट कर दिया, मतलब कि अब वो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको ओवरराइट कर दिया, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, और उस ओवरराइट बाइट से हम कोई अपना सेल कोड डाल दिए तो हमको उसका रिवर्स सेल मिल जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर के लिए तो वो बस एक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जिसको वो फॉलो करेगा, उसको नहीं पता कि हमने वहाँ पे ओवरराइट किया है, उसको बफर ओवर किया है। तो यहीं पे आता है हमारा बफर ओवरफ्लो का अटैक। तो सिंपल सा EIP कंटेन्स द नेट एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल मैं टेम्परेरी नेक्स्ट पेज ओपन करने वाला, तो ये हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हो गया, तो यही EIP में स्टोर होता है। ये पेड कर करते टाइम क्या समझ आएगा। ओके, नेक्स्ट टाइम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू द स्टैक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वही चीज़ है जो अभी हमने स्टैक इज अ फील्ड फ्रॉम हायर मेमोरी टू लोअर मेमोरी। जो स्टैक होता है वो हाई मेमोरी टू लोअर मेमोरी की तरफ डेटा सेव करता है। ऑल द वेरिएबल एक्सेप्ट रिलेटेड टू EBP, जितने भी वेरिएबल्स रहते हैं जो एड्रेस रहते हैं EBP के रेफरेंस में एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक जो 4 है, हमको अगर इसको एक्सेस करना है तो हम इसके रेफरेंस में इसको एक्सेस करेंगे, लाइक EBP से इतने डिस्टेंस पे दूर है। लाइक एग्जांपल के लिए समझ रहा है, लाइक मैं इंडिया से रेफरेंस कर, मतलब इंडिया से रिलेटिव करता हूँ, यानी कोई मेरे तक आया था तो उसको इंडिया आना पड़ेगा। सेम वैसे अगर हमको किसी वेरिएबल पे जाना है, किसी एड्रेस पे जाना है, किसी बाइट पे जाना है स्टैक में, तो हम EBP से उस बात रिलेट करेंगे कि EBP से किस डिस्टेंस पे है। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है, इन प्रोग्राम एवरी फंक्शन एंड इट्स ऑन स्टैक एवरीथिंग इज डिपेंड फ्रॉम EBP। लाइक 4-5 फंक्शन है तो सारे फंक्शन अपने अपने एक स्टैक बना लेंगे अपने अंदर, मीन्स EBP चेंज होता रहता है हर फंक्शंस के लिए अलग अलग। फॉर एग्जांपल मैं मध्य प्रदेश में हूँ तो मैं पहले रिलेट करूँगा मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश रिलेट करेगा इंडिया से, उसी टाइप से हर एक फंक्शन का अपना एक अलग स्टैक बना लेते हैं अंदर। ओके, तो हम बात करें अब जो बफर ओवरफ्लो टॉपिक होगा अटैक में, क्या हम कुछ 4 मेन कंपोनेंट्स पर काम करेंगे, और ये जो है वो 32 बिट आर्किटेक्चर पे ही काम करेगा। कंप्यूटर का 64 का अलग रहेगा, वैसे ही हर कंप्यूटर बिट आर्किटेक्चर के लिए अलग है। ओके, तो सबसे पहले बात है ESP, जो कि मैंने पहले ही बता दिया, स्टैंडर्ड स्टैक पॉइंटर, जो कि सबसे टॉप ऑफ द स्टैक डेटा स्टोर करेगा, जो सबसे न्यूली डेटा रहेगा। बफर स्पेस बता चुका, जो कि जहाँ हमारा बफर वैल्यू मतलब सेव होगा बफर स्टोरेज। एक्सटेंड EBP, जो कि हमारा स्टैक का बेस पॉइंटर होगा EBP, एंड EIP जो होगा हमारा नेक्स्ट एड्रेस को स्टोर करेगा कि नेक्स्ट एड्रेस से मतलब कौन सा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रन होने वाला है, एंड रिटर्न एड्रेस आगे समझ आएगा। तो वही चीज़ है EIP ESP, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। ओके, तो एक नया कंपोनेंट है JMP, द जंप पॉइंट इंस्ट्रक्शन द मॉडिफाइज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन वेयर द ऑपरेंड इज डिजाइन टू कंटेन द एड्रेस इन जंप। ओके, तो हम बात करते हैं JMP जंप पॉइंट रजिस्टर। तो इसे डेफिनेशन से अगर न समझ आए तो मैं बता दूं, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो जो हम ओवरराइट करेंगे अपने
बफर को ओवर राइट करने के बाद जब हम अपना सेल कोड डालेंगे तो हमको एक जंप पॉइंट चाहिए होगा, एक एड्रेस समझ सकते हैं कि इस एड्रेस पे हमको अपने सेल कोड को ओवर राइट करना है, यानी मेमोरी में सेव करना है। तो प्रैक्टिकल करते टाइम हमें समझ आएगा कि हमको एक जंप पॉइंट चाहिए होगा, एक एड्रेस चाहिए होगा जहाँ पे हम अपना सेल कोड रन करेंगे। ये प्रैक्टिकल करते टाइम हम आपको दिखाएंगे व्हाट इज़ JMP। इस समझ लो एक लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन, जहाँ पे हम अपना सेल कोड सेव करेंगे। एंड नेक्स्ट हमको कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन बफर ओवरफ्लो में हेक्स वैल्यू, लाइक X41 का एस का ही होगा वैल्यू होगा A, 42 का B, 43 का C, ये हमें यूज़ होगा हमारे बफर ओवरफ्लो में। ओके, तो यहाँ पे एक इमेज समझते हैं कि ESP है, स्टैक का बेस पॉइंट है, देन जैसे बफर स्पेस जहाँ पे हमारा बफर डेटा सेव होगा, बाइट सेव होंगे, दिस इज EBP जो सबसे न्यूली डेटा टॉप ऑफ द स्टैक, एंड द EIP जो कि नेक्स्ट EIP होगा, रिटर्न EIP जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला रहेगा वो यहाँ पे आएगा। ओके, नाउ वी विल ओनली द कंसेप्ट बफर स्पेस एंड द EIP। देखते हैं आगे। ओके, फॉर एग्जांपल हमने बफर स्पेस में कुछ बफर स्पेस को फुल कर दिया बाइट से, जो कि है A, इसका हेक्स में होगा वैल्यू 41 X41। ओके, तो अभी तो बफर स्पेस फुल है बट ओवरफ्लो नहीं हो रहा। ओके, जब हम इसमें अब अगर हम और भी डाटा और भी बाइट्स को इंसर्ट करते हैं तो इसके बाद वो EBP को ओवरराइट कर देगा, देन EIP को ओवरराइट कर देगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ बाइट डालते क्या A, एंड जब EIP की बारी आई तो हमने यहाँ पे कुछ सेल कोड डाल दिया रिवर्स सेल का, हमको विक्टिम का रिवर्स सेल मिल जाएगा। यहीं पे आइडिया आता है बफर ओवरफ्लो का। ओके, तो इस इमेज में देखो जैसे हमने पूरा बफर स्पेस को फुल कर दिया एंड ओवरफ्लो कर गया पार्ट्स, लाइक EBP को भी ओवर राइट कर दिया एंड EIP को भी राइट कर। वैसे अभी यहाँ पे तो हमने सिर्फ A बाइट इंसर्ट किया है। यहाँ पे हम जब हम बफर ओवरफ्लो अटैक करेंगे तो EIP में हम यहाँ पे सेल कोड को डालेंगे ताकि वो सेल कोड एग्जीक्यूट हो और हमको विक्टिम का रिवर्स सेल मिले। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं टाइप। ओके, तो अभी तक समझ आ गया होगा, एंड जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे EIP, ESP हर एक चीज़ को। देन जब दोबारा आप थ्योरी देखोगे तब ज़्यादा समझ आएगा कि फर्स्ट टाइम मेरे को समझ नहीं। ओके, तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बफर ओवरफ्लो अटैक से कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले स्टैक बेस्ड बफर ओवरफ्लो, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। स्टैक बेस्ड बफर ओवरफ्लो किस तरह डेटा सेव होगा एक स्टैक में। ओके, फिर सेकेंड होता है हीप बेस्ड अटैक। मेनली दो ही होते हैं, फर्स्ट है स्टैक बेस्ड बफर ओवरफ्लो एंड दूसरा होता है हीप बेस्ड अटैक। ये थोड़ा हार्ड होता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर मोर वैल्यूएबल। तो बफर ओवरफ्लो से कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बड़ी होता है? वो है C एंड C++, C#, पर्ल, जावा। लाइक सब्सक्रिप्शन टू और दे नॉट बिल्डिंग्स, क्योंकि इसमें पहले से ही बिल्डिंग सेफगार्ड्स, पैरामीटर्स, फंक्शंस नहीं होते, ओवरराइटिंग एक्सपेक्टेड। मैक OS X, विंडोज 10 साल यूज कोड रिटर्न इन C++ लैंग्वेज सच एज फाइल, जावास्क्रिप्ट एंड C++ इन सेट C++ में सबसे ज़्यादा वर्ड लेवल होते हैं। बफर ओवरफ्लो से बचने के लिए कोई फंक्शंस नहीं होते, कोई सेफगार्ड्स नहीं होते, लॉजिक्स नहीं होते। ओके, तो हमारा नेक्स्ट है हाउ टू प्रिवेंट बफर ओवर से बचे कैसे। तो बफर ओवर से बचने के लिए डेवलपर्स कैन प्रोटेक्ट बफर ओवरफ्लो vulnerabilities बाय यूजिंग लैंग्वेज सच एज ऑफरकेटेड। वो ऐसे लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं अपने सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए जिसमें बिल्ट इन प्रोटेक्शन रहता है। इन एडिशन मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम हैज इन प्रोटेक्शन कॉमन प्रोटेक्शन। ओके, तो कुछ है लाइक ASLR, ये सेफ्टी मैकेनिज्म तो हम बफर ओवरफ्लो से बचाने के लिए डेटा एक्विजिशन प्रिवेंशन एंड स्ट्रक्चर एक्सेप्शन हेलो ओवरराइट प्रोटेक्शन। ओके, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। फिलहाल अभी हम अपने बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। ओके, तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हाउ बफर ओवरफ्लो वर्क। ओके, तो एक सिंपल C का प्रोग्राम लिखा हुआ है
ओके, तो ये जो कुछ भी कैसी लैंग्वेज है, तो जिसको नहीं आता तो मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने बफर साइज़ 15 बाइट्स कर दिया, यानी और मैंने पहले ही बताया जो बफर होती हैं उनकी साइज़ फिक्स्ड रहती है कि ये 15 बाइट्स का डेटा स्टोर करेगा। इससे ज़्यादा हम बाइट इंसर्ट करते हैं डेटा तो ओवर राइट हो किसी दूसरे मेमोरी लोकेशन पे आज सेव हो जाएगा क्या। एंड और हम यदि तो EPP को ओवर राइट कर सकते हैं और ज़्यादा डेटा इंसर्ट करें तो EIP को भी ओवर राइट कर सकते हैं। अगर एक बार EIP ओवर राइट हो गया तो वो बाइट की जगह हम अपना सेल कोड डाल सकते हैं जिससे हमको रिवर्स सेल हो जाए। ओके, तो सिंपल समझते हैं ये प्रोग्राम कहना क्या जाता है। इसमें एक पफ वेरिएबल है जो कि 15 बफर ओवरफ्लो वेरिएबल है जो कि 15 बाइट्स का डेटा सेव करेगा। एंड ये स्क्रिप्ट में है कि हमको एक यूज़र नेम डालना पड़ेगा एंड हमारा पासवर्ड डालना पड़ेगा। एंड पासवर्ड यहाँ पे है काली। अगर पासवर्ड सही होता है तो कमांड रन करेगा ls-l, जिससे हमको सारे रीड एंड राइट परमिशन दिखेंगे सिस्टम के। अगर रॉन्ग पासवर्ड देता है तो वो बताएगा रॉन्ग। ओके, तो सिंपल हम इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं। ओके, कंपाइल करने के बाद यहाँ पे देखो जैसे हमने प्रोग्राम को रन किया तो पूछा इंटर द पासवर्ड, तो हमने पासवर्ड डाला काली जो कि करेक्ट है। करेक्ट पासवर्ड होते हैं इसमें कमांड रन कर दिया ls-la, तो हमारे करेंट वर्किंग डायरेक्टरीज में जितने भी फाइल्स हैं फोल्डर्स हैं उनकी रीड एंड राइट परमिशन दे दी कि इसको रूट यूज़र रन कर सकता है। रीड राइट परमिशन है, इसको पास नॉर्मल रीड राइट किया है, रूट यूज़र एग्जीक्यूशन। ओके, फिर से हमने उसी प्रोग्राम को रन किया एंड हमने इस बार रॉन्ग पासवर्ड डाला जो कि है मिस्टर रोबोट, ये बता दिया रॉन्ग पासवर्ड। एंड इस बार इसने ls-l कमांड को रन किया एंड हम वापस से कमांड को रन करते हैं। इस बार हम AAA की 15 बाइट से ज़्यादा स्ट्रिंग डाल दी यानी और हमने पहले कमांड में देखा था जो कि हमारा पासवर्ड सेव करेगा पासवर्ड वैल्यू वो 15 बाइट्स का डेटा लेगा। एंड हमने यहाँ पे 15 बाइट से बहुत ज़्यादा डेटा इंसर्ट कर दिया जो कि EPP एंड EIP को भी ओवरराइट कर रहा होगा। ओके, तो वो ओवरराइट कर दिया तो हमारा पासवर्ड रॉन्ग होने के बावजूद भी हमारा कमांड रन हो रहा है ls-l। तो यही है कि हमको बस बफर ओवरफ्लो के लिए हमने बफर वैल्यू को उसके क्या कह सकते हैं फिक्स साइज से ज़्यादा डेटा डालना होगा एंड ओवरराइट करना होगा EPP एंड EIP को। और ओके, यही करेंगे हम अपने टेस्ट में। ओके, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड द आउटपुट एवो मॉडल द कैटा डिड दी सेपरेट इनपुट लेट, वही चीज़ें जो हमने अभी बताया। ओके, तो बफर ओवरफ्लो जब हम अटैक करेंगे तो उससे कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले होगा फजिंग। तो मैं यहाँ पे उसके डिफिनेशन लिखा। फजिंग में टेस्टिंग टेक्निक्स फॉर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज एंड बग्स इन सॉफ्टवेयर बफर ओवरफ्लो। इसको पढ़ लेंगे तो मैं बताता हूँ फजिंग होता है। फजिंग जो होता है फॉर एग्जांपल हमको यहाँ पे कोड देख के तो पता था कि जैसा 15 बाइट्स का है साइज़ तो हमको 15 बाइट से ज़्यादा डालना है। ओके, अगर हमको लेकिन हम जब करेंगे तो हमको नहीं पता है तो हम फजिंग में क्या करेंगे। फजिंग फर्स्ट प्रोसेस में हम हमारे एक बाइनरी सर्वर रन हो रहा है, हम उस पर आप बाइट्स डेटा डालते जाएंगे जब तक कि वो सर्वर या बाइनरी प्रोग्राम क्रैश नहीं हो जाता। और एग्जांपल वो बाइनरी प्रोग्राम क्रैश हो रहा है 1700 बाइट्स डेटा डालने पे, तो हमको बस ये पता करना है कि कितना डेटा डालने पे वो प्रोग्राम क्रैश हो रहा है। ओके, ये प्रैक्टिकल करते टाइम हम ये प्रोसेस सब कुछ करेंगे। तो फजिंग में हम बाइट्स डेटा डालते जाते हैं अपने प्रोग्राम में ताकि वो क्रैश हो जाए, और जब वो क्रैश हो जाए तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। ओके, तो सेकेंड है फाइंडिंग ऑफसेट। फजिंग समझ आ गया होगा क्या होगा, मतलब समझ सकते हो एक बकेट है, बकेट को समझते हो एक बाइनरी प्रोग्राम रन हो रहा है, इसमें हम पानी डाल रहे हैं बकेट में, मीन्स हम बाइट्स डेटा डाल रहे हैं और इतना डालेंगे तो ओवरफ्लो नहीं हो जाता, क्रैश नहीं हो जाता। समझ गए? ओके, फाइंडिंग ऑफसेट in the context of buffer order and offset refers to the specific position of buffer operator near the critical piece of control and the information used by the program to determine the next instruction to execute by overriding the function. The diagram can rewrite the program in the pointer analysis. The offset refers the exact position in the buffer where the overflow is stand. Okay, फाइंडिंग ऑफसेट, जो ऑफसेट वैल्यू होती है एड्रेस होती है, फॉर एग्जांपल लाइक हर चीज़ की ये जो मेमोरी होती है इसमें बहुत हर चीज़ एक लोकेशन एड्रेस होती है, हेक्स एड्रेस पे। ओके, तो जब हमने 15 बाइट्स ज़्यादा उसमें डेटा इंसर्ट किया तो जहाँ से वो ओवरफ्लो होना स्टार्ट हुआ तो उसकी भी एक एड्रेस होगी।
तो उसी एड्रेस को यहाँ बोलते हैं फाइंडिंग ऑफसेट। वो एग्जैक्ट एड्रेस होती है कि यहाँ से जो है डेटा है वो ओवरफ्लो स्टार्ट हो गया है। अगर हमको पता चल जाए कि यहाँ से डेटा ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो गया है तो हम वहीं से अपना सेल कोड डालना स्टार्ट कर देंगे ताकि वो ओवरराइट हो जाए EBP एंड EIP। ओके, देन उसके जब हमको ऑफसेट पता चल गया कि डेटा कहाँ से ओवरलोड हो रहा है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है क्या, ओवर राइटिंग द EIP, ये कंफर्म करने के लिए कि हाँ सही लोकेशन पे ओवर राइट हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम ओवर राइटिंग द EIP रिप्लेसिंग द करेंट वैल्यू विद द स्पेशल। ओके, तो याद रखना मैंने बताया था कुछ एक्स वैल्यू आएंगे लाइक A B C। तो जब हम फजिंग करते टाइम जब हमारा सर्वर क्रैश हो जाएगा तो EIP की वैल्यू हो जाएगी A 41414141 4 बार, मतलब सर्वर क्रैश हो गया है। जब हम नेक्स्ट बार हम उसको जब फजिंग से डेटा पता चल जाएगा कितना बाइट डेटा डाला है तो हम अपने उस डेटा में लास्ट में हम डाल देंगे B। तो क्या होगा, जो EIP के A की जगह वो B से हो जाएगा। तो मतलब हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि EIP ओवर राइट हो रहा है, मतलब यही ऑफसेट वैल्यू एकदम करेक्ट है, यहीं से डेटा ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो रहा है। ऐसे सुनने में हार्ड लग रहा हो बट जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो अगर हमने ओवर राइट भी कर लिया EIP को तो हमारा कंफर्म हो गया कि यहीं से जो डेटा है वो ओवर राइट हो रहा है। ओके, तो अब हम इसके बाद करेंगे फाइंडिंग बैड कैरेक्टर। ओके, तो बैड कैरेक्टर समझ लो जो हमारा पेलोड होगा, जो हम EIP में लिखेंगे सेल कोड ताकि हमको रिवर्स सेल मिले। तो हम ये सारे कैरेक्टर्स हैं, वैसे यहाँ 01 से स्टार्ट हो रहा है बट स्टार्टिंग होता है X00 से लेके XFF। ओके, ये सारे कैरेक्टर्स हैं। बैड कैरेक्टर्स क्या होता है, लाइक मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया X00 जो कि बैड कैरेक्टर होता है, यानी सेल कोड में हम इसको कभी नहीं डालना चाहिए। ओके, तो हर प्रोग्राम के हिसाब से कुछ अपने बैड कैरेक्टर्स हो जाते हैं, लाइक ये सारे कैरेक्टर्स हैं, इनमें से कुछ बैड कैरेक्टर्स हो जाते हैं प्रोग्राम के हिसाब से। ओके, तो हमारा क्या था, फाइंडिंग बैड कैरेक्टर्स। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा, हम ओवर राइट करेंगे मतलब EIP को कि हम इस सारे कैरेक्टर्स में से बैड कैरेक्टर्स को रिमूव कर दें। ओके, ये हम प्रैक्टिकल्स में आपको दिखाएंगे कैसे हम बैड कैरेक्टर्स को रिमूव करते हैं। जब फाइनली बैड कैरेक्टर्स रिमूव हो जाए तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक GMP, मैंने पहले बताया था GMP के बारे में, ये रहा GMP। ये एड्रेस होता है, मीन्स कहाँ से हमको अपना जो सेल कोड है कहाँ पे हमको राइट करनी है, एड्रेस होता है। ओके, हमको अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या रहता है, GMP को जंप पॉइंट एड्रेस को फाइंड करना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बफर फाइंडिंग GMP इंस्ट्रक्शन रेफर टू लोकेट द इंस्ट्रक्शन विद द प्रोग्राम मेमोरी दैट कैन रीडायरेक्ट एक्सप्रेशन को एट डिजायर्ड लोकेशन दैट विल एग्जीक्यूट मैलिशियस कोड। ओके, तो हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो हम प्रैक्टिकल से कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस कमांड्स होते हैं जिनको इनपुट करने पे वो GMP एड्रेस हमको मिल जाएगा। और जब हमको GMP एड्रेस मिल जाएगा कि हमको कहाँ पे एग्जीक्यूट करना है तो हम नेक्स्ट अपना एक्सप्लॉइट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने बैड कैरेक्टर से फाइंड कर ली। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें एक बैड कैरेक्टर मिला है X00, तो हम MSF वेनम का यूज़ करके एक सेल कोड जनरेट करेंगे एंड हम यहाँ पे X00-B में जो कि बैड कैरेक्टर है, और उस सेल कोड में हमारा बैड कैरेक्टर नहीं होगा क्योंकि अगर सेल कोड में कोई भी बैड कैरेक्टर्स रहता है तो हमको रिवर्स सेल नहीं मिलेगा। एंड जब हमको सेल कोड मिल जाएगा, इस सेल कोड को हम इनपुट में डालेंगे, वो EIP को ओवरराइट करेगा एंड जब वो इंस्ट्रक्शन रन होगा तो हमको रिवर्स सेल मिल जाएगा। ओके, तो यही था थ्योरी। वैसे थ्योरी ज़्यादा समझ में आया बट प्रैक्टिकल करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। लाइक फजिंग में हम पहले सर्वर क्रैश करेंगे, ऑफसेट में हम वो एड्रेस पता करेंगे, देन EIP को ओवरराइट करके कंफर्म करेंगे एड्रेस सही है कि नहीं, देन हम सारे कैरेक्टर्स में से बैड कैरेक्टर्स को रिमूव करेंगे फाइंड करके। ये सब प्रैक्टिस करके हो जाएगा। देन हमको GMP एड्रेस पता करेंगे, देन एक्सप्लॉइट कर लेंगे। ओके।